साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जो मौद्रिक नीति होती है उसको देखा था। तो मौद्रिक नीति के कौन कौन से आयाम होते हैं, या यूँ बोलना चाहिए कि मौद्रिक नीति के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, कैसे साख नियंत्रण किया जाता है मार्केट में। तो उसमें आपके गुणात्मक जो उपकरण होते हैं उसको भी देखा था, और मात्रात्मक उपकरण जो होते हैं उनको भी देखा था। ठीक है, जिसके तहत हमने रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है, साख राशनिंग क्या होता है, मार्जिनिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने देखा हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि मौद्रिक नीति समिति क्या होती है और वो उसका क्या काम होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो देखने वाले हैं हम वो होगा कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं और वाणिज्यिक बैंकों के क्या कार्य होते हैं, उनके काम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं। तो आपके जितने भी सामान्य जो व्यावसायिक बैंक आपको मार्केट में दिखते हैं वो सभी क्या है, वाणिज्यिक बैंक की कैटेगरी में आते हैं। या अगर उसको परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो ऐसे बैंक या वो बैंक जो क्या करते हैं, धन जमा करने का, व्यवसाय के लिए ऋण देने का, सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या करेंगे, ग्राहक से धन स्वीकार करते हैं, उसको जमा करवाते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, एक तरीके से ग्राहक को ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, ताकि बाजार में क्या हो सके, पूंजी का फ्लो हो सके, मार्केट में तरलता बनी रहे। ठीक है, तो ऐसे बैंक जो जमा स्वीकार करेंगे और ऋण प्रदान करेंगे क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंकों कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, और इन्हीं को साथ साथ में क्या कहते हैं, वाणिज्यिक बैंकों को ही आपका व्यावसायिक बैंक भी और व्यापारिक बैंक भी। ठीक है, तो क्या हो गया, कमर्शियल बैंक जो होते हैं उन तीनों को एक ही नाम से बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक, व्यावसायिक बैंक या फिर व्यापारिक बैंक बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। परिभाषा के आधार पर जाएंगे, आरबीआई के कानूनों के आधार पर जाएंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। तो आरबीआई के कानूनों के तहत जो होता है, परिभाषित किया गया, वो कौन सा है, अनुसूचित। और जो परिभाषित नहीं किया गया है वो क्या है, गैर अनुसूचित। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, या अनुसूचित। इन्हीं को, अनुसूचित को क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की सेकंड अनुसूची, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, सिर्फ दो शब्द इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, कि आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत बात की जाएगी। ठीक है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत उसकी जो दूसरी अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल जो है, ठीक है, तो उसके तहत जो बैंक शामिल किए गए हैं, उसके तहत जो बैंक क्या है, रजिस्टर्ड हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक इस सूची में सिर्फ उन्हीं बैंकों को शामिल करता है जो कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42 सब क्लॉज 6 सब क्लॉज का के मानदंडों को क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, तो अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, अच्छे से याद रखना है, सिर्फ तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या, कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(6) का के नियमों का पालन करेगा तो उसको दूसरी अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा, और जैसे ही दूसरी अनुसूची में बैंक शामिल होगा तो क्या कहलाएगा, आपका अनुसूचित बैंक कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो गया, तो आप कोई सही बैंक बता सकते हैं जिसमें आपके राष्ट्रीय बैंक आ जाते हैं। हमारे देश में अभी 12 राष्ट्रीय बैंक है, तो वो सभी आ जाएंगे। विदेशी बैंक आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक, ये सब कैटेगरीज लिखी हुई हैं। इन कैटेगरीज के तहत जितने बैंक आते हैं वो सभी इसके तहत शामिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, अनुसूचित बैंक था। फिर आता है गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। तो ऐसे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 अनुसूची 2 के तहत, ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची 2 के तहत क्या है, मेंशन नहीं है। हमने यहाँ पे जो चर्चा की थी इस वाले सेक्शन की, तो उसमें जो चीज़ें मेंशन नहीं है, उसमें जो बैंक मेंशन नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, सभी गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। तो आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में जो शामिल नहीं किए गए हैं वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। और इसका उदाहरण क्या है हमारे देश में, तो कोऑपरेटिव बैंक, जितने भी सहकारी बैंक चलते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक हो गया, ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भूमि विकास बैंक होते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी बैंक क्या कहलाते हैं, आपके इसके तहत आ जाते हैं, गैर अनुसूचित बैंकों के तहत। तो ये क्या था, आपका वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण था। अब देखते हैं वाणिज्यिक बैंकों के कार्य क्या होते हैं। तो उनका जो पहला फर्स्ट मोस्ट कार्य होता है वो है जमा स्वीकार करना। क्या होता है पहला कार्य, जमा स्वीकार करना। तो बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। वर्तमान में बैंक अपने ग्राहकों से 3 प्रकार की जमाएं स्वीकार करते हैं।
वर्तमान में बैंक अपने ग्राहकों से 3 प्रकार की जमाएं स्वीकार करते हैं। कौन कौन सी जमाएं होती हैं वो? बचत जमा, मांग जमा और सावधिक जमा। कौन कौन सी? बचत जमाएं, मांग जमाएं और सावधिक जमाएं। जो बचत जमाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सेविंग डिपॉजिट्स। उनको क्या बोलते हैं? बचत जमाओं को सेविंग डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है। मांग जमा को क्या बोलते हैं? डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? डीडी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। और सावधिक जमाओं को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट बोला जाता है। ठीक है। सावधिक जमाओं को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट। तो पहला कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना। 3 प्रकार की जमाएं स्वीकार करेंगे, बचत जमा, मांग जमा और सावधिक जमा। सबसे पहले देखते हैं हम सेविंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं, बचत जमा क्या होती है। ठीक है। तो इस जमा पर बैंक की ब्याज दर क्या होती है? निम्न होती है। इसका कारण यह है कि इसमें अपनी बचत जमा करने वाले सामान्यतः छोटी बचतें ही करते हैं। मतलब क्या है? एक छोटा सा अमाउंट इसमें क्या किया जाएगा? जमा किया जाएगा। और जब छोटा अमाउंट रहेगा तो उसमें ब्याज भी आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। इसमें एक सुविधा यह रहती है कि जमाकर्ता सप्ताह या वर्ष के दौरान एक सीमा तक अपनी राशि चेक के माध्यम से क्या कर सकता है? निकाल सकता है। मतलब निकालना क्या है उसके लिए बहुत आसान प्रक्रिया होती है। ठीक है। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, जब उसकी मर्जी आएगी तब उसमें वहाँ पे क्या करता है? वो निकाल सकता है। ठीक है। कम अमाउंट होता है तो कम ब्याज मिलता है। ये क्या होता है? आपका सेविंग डिपॉजिट। फिर आता है आपका डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा। तो क्या होता है? जो व्यापारी वर्ग होता है, व्यवसायी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? चालू खाता खुलवाते हैं। ठीक है। अब वे अपने खाते में जमा कितनी भी राशि को बिना किसी पूर्व सूचना के चेक द्वारा कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और इन पर इनको कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो देखो, सबसे पहले क्या आया था आपका? बचत जमा। बचत जमा क्या है? कम अमाउंट जमा होगा, कभी भी निकाल सकते हो, पर आपको ब्याज मिलेगा थोड़ा बहुत। ठीक है। मांग जमा क्या है? ये एक चालू खाता होता है, व्यापारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें जमा किया गया पैसा कभी भी निकाला जा सकता है बिना किसी पूर्व सूचना के। ठीक है। और इसमें किसी भी तरीके का कोई ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है। फिर आता है आपका सावधिक जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इसमें क्या होता है? तो ये वे बचत करता जिन्हें संचित राशि, ठीक है, उनके पास जो अमाउंट होता है, पैसा होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे लंबे समय के लिए, 30 दिन से अधिक समय के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? बैंक में एक तरीके से टाइम डिपॉजिट के आधार पर जमा करते हैं। ठीक है। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या हो गया कि हम इतने समय बाद ही इसको निकालेंगे। आपने क्या करा दिया? एफडी कराते हैं। ठीक है। ये क्या है? एक तरीके का ये क्या चीज कहलाती है? सामान्य भाषा में एफडी कहलाती है। एफडी करा दी तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि भाई हम 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल की एफडी करा रहे हैं, तो उसके पहले आप उस चीज को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके पहले अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ नुकसान होगा ब्याज के रूप में। ठीक है। तो शाब्दिक जमा में क्या होता है कि आप क्या करते हैं? अपनी संचित राशि को 30 दिन से अधिक लंबे समय के लिए, 30 दिन से अधिक लंबे समय के लिए क्या करेंगे? वहां पे शाब्दिक रूप से जमा करेंगे। ऐसी राशि पर बैंक जमाकर्ता को अधिक ब्याज देता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको? जमा स्वीकार करने में 3 प्रकार की जमा होती हैं, बचत जमा, मांग जमा, शाब्दिक जमा। सर्वाधिक ब्याज किस में मिलेगा? शाब्दिक जमा में। कम ब्याज किस में मिलेगा? बचत जमा में। और बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलेगा, वो क्या है? आपका मांग जमा है। ठीक है। दूसरा काम होता है बैंकों का, वो है अग्रिम ऋण देना। अग्रिम ऋण देने में क्या काम करते हैं लोग? तो वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों में से एक कार्य है अपने ग्राहकों को ऋण देना। बैंक अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत ऋण के रूप में प्रदान करता है। ठीक है। ऋण ब्याज दर अपनी जमा देने वाले ब्याज दर की अपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा अधिक होती है। ऋण की जो ब्याज दर होती है, ऋण में जैसे बैंक क्या है, हमको क्या है? लोन देता है, ऋण देता है, तो उस पर जो ब्याज दर लगाई जाती है वो सदैव अधिक रहती है। किस ब्याज दर से? उस ब्याज दर से जो बैंक हमको हमारे डिपॉजिट पर देता है, जो बैंक हमको हमारे डिपॉजिट पर देता है। ठीक है। जैसे हमने क्या हुआ, मान लो एफडी पे हमने कुछ पैसा जमा किया है, तो उस पर बैंक हमको कितना ब्याज देगा? 7% का ब्याज देगा, उदाहरण के लिए। ठीक है। 7% का ब्याज दे रहा है। ठीक है। पर अगर हमने बैंक से कुछ लोन लिया है, 1000 करोड़ रुपए, या मान लो 10,000, 50,000 का कुछ लोन लिया है, तो उस पर जो बैंक हमसे ब्याज वसूलेगा वो ब्याज कितना रहेगा? 7% से सदैव ज्यादा रहेगा। ठीक है। ये पॉइंट होता है इसमें अग्रिम ऋण देने में। ठीक है। अगला जो कार्य है वो है साख का निर्माण करना, पूंजी निर्माण। ठीक है। इस उद्देश्य के लिए बैंक क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन विनिमय हेतु नकदी रिजर्व में रखकर जमा स्वीकार करता है और अग्रिम ऋण क्या करता है? प्रदान करता है। अब देखो, यह यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है कि कुछ ग्राहक जाएंगे जिनको बैंक में पैसा जमा करना होगा, और कुछ ग्राहक जाएंगे जिनको बैंक से क्या लेना होगा? ऋण लेना होगा। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या करता है? वो विनियमित करता है, मेंटेन करके रखता है बैंक, है ना।
जब बैंक अग्रिम ऋण देता है तो ग्राहक के नाम पर एक खाता खोल दिया जाता है तथा उसे दिए गए ऋण का भुगतान नकद के रूप में न करके उसकी आवश्यकताओं के अनुसार चेक द्वारा किया जाता है। अब क्या होता है, जब बैंक अग्रिम ऋण देगा तो ग्राहक के नाम पे क्या खोलते हैं, एक खाता खोल देंगे। सीधी सी बात है, ऋण देने के लिए क्या खुलेगा, आपका खाता खुलेगा, ठीक है। और जो खाता खुलेगा उसमें जब आप ऋण लेंगे तो ऋण आपको नगद में नहीं दिया जाएगा, चेक के रूप में दिया जाएगा। उस चेक को आप क्या कर सकते हैं, जाके एक तरीके से कैश करवा सकते हैं, ठीक है। और ऋण मंजूर करके साख या जमा का क्या कर सकते हैं, आप सृजन कर सकते हैं। तो ये क्या थे, बैंक के कुछ प्रमुख कार्य थे। इसके अलावा कुछ विभिन्न सेवाएं होती हैं उनकी, उन सेवाओं को देखते हैं, ठीक है। उन सेवाओं में पहला आता है कि उपयुक्त सेवाओं के अतिरिक्त कौन कौन सी उपयुक्त सेवाएं, जमाओं को स्वीकार करना, इसके अलावा अग्रिम ऋण देना और साख निर्माण में योगदान देना। इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं वो, तो वाणिज्यिक बैंक अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। जहां क्या करता है, कस्टमर क्या करता है, वहां पे एक तरीके से अपनी वस्तुओं को, कीमती वस्तुओं को क्या कर सकता है, रख सकता है, ठीक है। और वहां पे बैंक एक तरीके से किस रूप में काम कर रहा होता है, कस्टोडियन के रूप में, संरक्षक के रूप में, ठीक है, अभिरक्षक के रूप में काम कर रहा होता है ग्राहक की संपत्ति के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं ये, बैंक चेक, ड्राफ्ट, यात्री चेक आदि के रूप में भी सेवाएं प्रदान करते हैं। साख साधन भी जारी करते हैं, ठीक है। मतलब सीधी सी बात, डिमांड डिपॉजिट जारी करना, चेक जारी करना, ड्राफ्ट बनाना, ठीक है, ये सब चीज़ें भी काम करते हैं। इसके अलावा वो एटीएम सेवाएं भी प्रदान करते हैं आपको, ठीक है, कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के रूप में वो एटीएम सेवाएं प्रदान करते हैं। निश्चित राशि आप वहाँ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। तो ये क्या था, पूरा वाणिज्यिक बैंकों के पूरे कार्य थे, जिसमें हमने कार्यों को 3-4 प्रकार से देखा, जिसमें जमा स्वीकार करना, ठीक है, जमा में बचत जमा होती है, मांग जमा होती है और शाब्दिक जमा होती है। इसके अलावा अग्रिम ऋण देना, अग्रिम ऋण देने में जो ब्याज होता है उसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट समझा। इसके अलावा साख निर्माण, तो साख निर्माण कैसे हो रहा है, चेक के माध्यम से साख निर्माण में योगदान देते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सेवाएं हैं, अन्य सेवाओं में आपको क्या है, एटीएम कार्ड से संबंधित सेवाएं हो गई, बैंक चेक ड्राफ्ट इससे संबंधित सेवाएं हो गई, लॉकर सेवाएं हो गई, और कुछ सामान्य कार्य जो आप बैंकों में जा करके करते रहते हैं उनको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या था, वाणिज्यिक बैंकों का कार्य था। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।